हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फायर एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए 12th का स्पेशल हिंदी जो मॉडल सेट 3 है, ठीक है, आज उसको मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक जितने भी मॉडल टेस्ट में बताया गया है वो सारा बहुत वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो आप अगर इस सारे वीवीआई क्वेश्चन को करके जाते हो तो 100% आपके एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे, यहाँ तक कि आप टॉप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मॉडल सेट जो 3 है, आज उसको देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है। इससे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। समय देख लेते कि विषय हिंदी अच्छी है। समय 1.5 घंटा का रहता है और पूर्णांक 40 अंक का होता है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये रहता है। अब सबसे पहला आपके सामने ये गद्यांश है। इस गद्यांश को आपको क्या करना है, बढ़िया से पढ़ लेना है, क्योंकि 1 से लेकर 4 तक का प्रश्न जो है आपको इससे पूछने वाला है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गद्यांश को बढ़िया से पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 1 से 4 तक के सभी विकल्प का चयन करना है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि यदि मनुष्य और पशु के बीच, ठीक है, यदि मनुष्य और पशु के बीच कोई अंतर है तो केवल इतना कि मनुष्य के भीतर विवेक है और पशु विवेकहीन है। देखिए मैं जो टिक आउट करते जा रहा हूं उसको आप ध्यान से देखिए कि सिर्फ फर्क क्या है कि मनुष्य के भीतर विवेक है और पशु विवेकहीन है। इसी विवेक के कारण, किसके कारण, इसी विवेक के कारण मनुष्य का यह बोध होता रहता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है कि नहीं। इसी विवेक के कारण मनुष्य यह समझ पाता है कि केवल खाने पीने और सोने में ही जीवन का अर्थ और इति नहीं है। यानी क्या बता रहा है कि केवल खाने पीने और सोने में ही जीवन का क्या है, इति। देखिए यहाँ अर्थ और इति, यहाँ जो अर्थ और इति है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मे भी इससे आगे प्रश्न देखने को मिल सकता है आपको, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखिए आप, क्या है कि अर्थ और इति नहीं है, केवल अपना पेट भरने से ही जगत के सभी कार्य संपन्न नहीं हो जाते। सिर्फ अपना पेट भरने से ही जगत के सारे कार्य संपन्न नहीं होते। यदि मनुष्य का जन्म मिला है तो केवल इतनी चीज का हिसाब रखने के लिए नहीं कि इस जगत में उसे क्या दिया है कि नहीं, और न ही यह सोचने के लिए कि यदि इस जगत ने उसे कुछ नहीं दिया तो वह इंसान संसार के भले के लिए कार्य क्यों करे। मानवता का बोध कराने वाले इस गुण विवेक की जननी का नाम शिक्षा है। अर्थात मानवता का बोध कराने वाले इस गुण विवेक की जननी किसे माना गया है, तो शिक्षा को माना गया है। हमने इस गद्यांश को बढ़िया से पढ़ा और फिर आगे देखते हैं कि इससे आने वाला प्रश्न क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। ये देखिए आपका पहला प्रश्न ये है, आपसे पूछा गया है कि विवेकहीन प्राणी कौन है। देखिए यहाँ पर अगर विवेकहीन का बात किया जा रहा है, कौन है, तो मनुष्य है कि पशु है कि संसार है, इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों जो विवेकहीन प्राणी है वो पशु है कि नहीं। चलिए अगला देखिए कि मानवता का बोध कराने वाले गुण की जननी कौन है। अभी जस्ट गद्यांश को पढ़ा और सबसे लास्ट वाला जो आपका आया उसमें लिखा हुआ था कि मानवता का बोध कराने वाले गुण विवेक की जननी कौन है। तो सीधी बात है कि शिक्षा है, दूसरा कहीं और जाएंगे नहीं, है कि नहीं। तो शिक्षा इज राइट आंसर, घ। अगला प्रश्न देखिए, मैं आपको टिक आउट कर रहा था ना, रीडिंग लगा रहा था साथ में, टिक आउट करते जा रहा था, मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है। देखिए और ये सारा मिल गया यहाँ पे। अर्थ और इति का अर्थ क्या है, अर्थ और इति का अर्थ क्या है। अर्थ का अर्थ होता है आरंभ और इति का अर्थ होता है अंत। आरंभ और अंत, है कि नहीं, शुरुआत और उसका फिर अंत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। क्या हो सकता है, ये आपने जो काव्यांश गद्यांश को पढ़ा उसके बाद आपको दिमाग में क्या आया कि इसका उचित शीर्षक क्या हो सकता है। कोई भी नाम रख सकते हो। सबसे उचित क्या बैठ सकता है, सबसे फिट बैठ क्या सकता है कि ये चैप्टर है, इस चैप्टर का उचित नाम क्या हो सकता है, वही आपसे पूछा गया है। शिक्षा, विवेक, मनुष्य या पशु, आपके हिसाब से क्या होगा आपने मार लेना है। लेकिन यहाँ पर राइट जो उपयुक्त आपका जो बैठेगा गद्यांश का शीर्षक बैठेगा वो शिक्षा होगा, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो
क्या करता है, सबको दहाड़ना सिखा देता है कि नहीं। तो चलिए शिक्षा क्या हो जाएगा, उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा इसका। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए अब क्या है, गद्यांश पढ़ा, अब हमको क्या करना है, काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और प्रश्न 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखो पढ़ते हैं कि यह सच है तो अब तक लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वेधव्य सुसारवता यथा विद लेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तिरंगा, बहु सिंही अब थी हहा गौमुखी गंगा, हाँ जानकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, कि यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। इस काव्यांश को आपको बढ़िया से पढ़ना है, इसके अर्थ को समझना है और फिर आपको क्या करना है, प्रश्नों का उत्तर एक एक करके देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गौमुखी गंगा कहकर किसे इंगित किया गया है। इस जो काव्यांश को आपने पढ़ा, इस काव्य को पढ़ा, इसमें गौमुखी गंगा किसे कहा गया है, कौशल्या को, सीता को, कैकेयी को, सुमित्रा को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैकेयी को। इसमें कैकेयी को गौमुखी गंगा कहकर इंगित किया गया है, पुकारा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अब लौट चलो तुम घर को, मैं किसी घर के लौटने, देखिए अब लौट चलो तुम घर को, मैं किसे घर लौटने के लिए कहा जा रहा है, किसे घर लौटने के लिए कहा जा रहा है, राम को, भरत को, लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को। तो बनवास भाई कौन गया था, राम जी गए थे, साथ में लक्ष्मण भी दे, लेकिन सबसे पहले अगर राम आता है तो राम को ही मारना है, कि भाई राम को ही बता रहे थे कि जब घर लौट चलो तुम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विधु लेखा में, विधु लेखा में विधु से क्या आशय है, विधु का अर्थ क्या है, विधु का पर्याय क्या है। तो यहां पर दिया हुआ चांद, सूरज, पृथ्वी, तारे, यहां जो विधु है, विधु का आशय होगा चांद। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क, चांद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि दुर्बलता का विशेष चिन्ह किसे बताया गया है। दुर्बलता का विशेष चिन्ह इस काव्यांश में बताया गया है किसको, कसम को, सौगंध को, शपथ को या उपयुक्त सभी। मेरे प्यारे बच्चे इसमें जो है सभी को उपयुक्त हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि कसम, कसम भी वही है कि कसम खा रहे हैं आज से एकदम जी लगा के मन लगा के पढ़ूंगा। शपथ, शपथ ले रहा हूं कि आज से मैं बहुत ही बढ़िया से पढ़ूंगा और 4-4, 5-5 घंटे, 12 घंटे तक पढ़ूंगा। अब देखिए सौगंध लेता हूं कि आज से मैं खूब मेहनत करूंगा। तो यहां पर दुर्बलता का विशेष चिन्ह किसे माना गया है, यानी सारे चीज यहां जो उपस्थित है ये उपयुक्त सभी को माना गया है दुर्बलता का चिन्ह, है कि नहीं, सेम सबका वही होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी, घ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए, यहां देखिए क्या है कि संचार शब्द में, संचार शब्द में कौन सा धातु है। तो संचार शब्द में कौन सा धातु है, सम धातु है कि चर धातु है कि गम धातु है कि चर धातु है। तो मेरे प्यारे बच्चों संचार शब्द में कौन सा धातु है, चर धातु है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, क्या क्या आते हैं, संपादकीय आते हैं, आलेख आते हैं, समाचार आते हैं या उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों जो पत्र लेखन कला होता है, ठीक है, समाचार पत्र जो लिखता है उसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत सारे लेखन कला आता है, संपादकीय भी होगा, आलेख भी होगा, समाचार पत्र भी होगा। जब ये तीनों आ जा रहा है तो आपसे पूछा जा रहा है क्या उपरोक्त सभी, जी हाँ उपरोक्त सभी, अर्थात उपरोक्त सभी सही है, घ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी समाचार पत्र या संगठन के नियमित वेतन भोगी पत्रकार कौन से पत्रकार कहलाते हैं।
किसी भी संगठन में जो पत्रकारिता करते हैं उसके जो नियमित वेतन भोगी, यानी उसको जो नियमित पैसा मिलता है वो उसका एकदम एकमात्र उसको जो है कि सारा वेतन भोगी पत्रकार है, उसको क्या कहा जाता है? पूर्णकालिक पत्रकार बोला जाता है, या अंशकालिक पत्रकार बोला जाता है, या फिर स्वतंत्र पत्रकार बोला जाता है, या उपरोक्त सभी? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है? बोला जाता है उसे पूर्णकालिक पत्रकार। उसे क्या बोला जाता है? पूर्णकालिक पत्रकार बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए ये बहुत ही बीबीआई प्रश्न है आपके लिए कि भारत में एफएम की शुरुआत कब हुई, है कि नहीं? एफएम की शुरुआत कब हुई? आप सुनते होंगे अक्सर एफएम के बारे में, है कि नहीं? रेडियो एफएम, रेडियो मिर्ची, बिग 90.7 एफएम, है कि नहीं? इस तरीके से बहुत सारा एफएम की सुनते होंगे रेडियो में। अब देखिए कि भारत में एफएम की शुरुआत कब हुई। अब देखिए यहाँ दिया हुआ ऑप्शन नंबर क 1982, 1993, 1998 और 2002। तो मेरे प्यारे बच्चों एफएम की शुरुआत की बात करें तो भारत में 23 जुलाई 1977 को हुआ था। इसके मध्य जो है कि स्टार्ट हुआ था ये एफएम। लेकिन अगर बात करें क्या यहाँ 23 जुलाई 1977 देखने को मिल रहा है? नहीं देखने को मिल रहा है। यानी ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, क्योंकि कोई ऑप्शन देखने को मिल नहीं रहा है। अर्थात अगर बात करें यहाँ 2002 ऑप्शंस बचा हुआ है कि नहीं? तो अगर निजी एफएम का बात करें, ठीक है, निजी एफएम के बारे में, निजी एफएम के बारे में कि इसका शुरुआत जो हुआ था वो 2001 और 2 के बीच में हुआ था। अर्थात राइट यहाँ जो देखने को मिल रहा है वो 2 है, 2002। अर्थात राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा कि 2002 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है? रेडियो, देखिए रेडियो हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं। रेडियो क्या करते हैं? सुनते हैं। रेडियो में तो दिख नहीं सकता है, किसी चीज को हम लोग देख नहीं सकते हैं, अर्थात रेडियो को हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं। तो पूछा जा रहा कि कौन सा माध्यम है? तो हास्य माध्यम है, श्रव्य माध्यम है, दोनों माध्यम है, या इनमें से कोई नहीं? ये देखिए हास्य नहीं है, ये दृश्य माध्यम है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से है दृश्य, यहाँ से गलत टाइपिंग हो गया है। ठीक है, ये आपका दृश्य होगा कि दृश्य माध्यम है, श्रव्य माध्यम। दृश्य मतलब क्या होता है कि हम लोग देख सकते हैं, श्रव्य मतलब सुन सकते हैं, है कि नहीं? तो इनमें से कौन सा माध्यम है? रेडियो। क्या बताइए आप? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख, श्रव्य माध्यम है, क्योंकि हम लोग रेडियो से सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि टेलीविजन के आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेएल वेड ने किया था, है कि नहीं? चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। आजादी पूर्व प्रकाशित होने वाली पत्रिका क्या है? अब देखिए ये बहुत ही दुविधाजनक प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए कि आजादी पूर्व प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। अब देखिए हिंदुस्तान आजादी से पहले का है, प्रजा हितैषी आजादी के पहले का है, अब दैनिक जागरण, प्रभात खबर, दैनिक जागरण क्या है? ये भी उससे पहले का है, और जो प्रभात खबर है वो क्या है? आजादी के बाद का है कि नहीं? तो यहाँ जो हमको देखने को मिला, सबसे पूछा जा रहा है कि आजादी पूर्व प्रकाशित होने वाली पत्रिका क्या है? तो दैनिक जागरण भी जो है मेरा आजादी से पूर्व का है, हिंदुस्तान भी पूर्व का है, प्रजा हितैषी भी पूर्व का है। अर्थात जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रभात खबर, ये आजादी के पश्चात पत्रकार प्रकाशित हुआ था ये पत्रिका। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभात खबर। चलिए क्या है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार किस भाषा में छपा था? ये जो पहला अखबार है वो किस भाषा में छपा था? तो पहला है बंगला, ख हिंदी, ग मराठी और घ अंग्रेजी। तो अगर भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार की बात किया जाए तो अगर हम देखें कि उद्दंत मार्तंड से पहले जो 1780 से पहले जो, जैसे कि 29 जनवरी को जो है 1980 के दशक में जो है आयरिश नागरिक
जेम्स, क्या नाम था, जेम्स आगस्टस, हाँ जेम्स आगस्टस, ठीक है, वो एक आयरिश नागरिक थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि कलकत्ता जनरल एडवाइजर के रूप में से एक पत्रिका को प्रकाशित किया था, और उन्होंने इस भाषा में, किस भाषा में लिखा था उसको, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया था, ठीक है। तो भारत में प्रकाशित होने वाला वो पहला अखबार है जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि कविता में लय, देखिए ध्यान से देखिए कि लय एवं ताल, देखिए ये जो है लय एवं ताल, तो कविता में लय एवं ताल का क्या योगदान है? गीता आती है, आनंददायी होता है, या संगीतबद्धता होती है, या उपरोक्त सभी। मेरे प्यारे बच्चों, कविता में जो लय होते हैं और ताल होते हैं उसमें गीता भी आती है, संगीतबद्धता आती है, आनंददायी होती है। तो जब ये तीनों होता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उपयुक्त सभी होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नाटक कैसा काव्य है? देखिए नाटक कैसा काव्य है? दृश्य, श्रव्य, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों नाटक आप लोग देखते ही होंगे। तो नाटक इसमें क्या है कि नाटक हम लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, है कि नहीं? देखने के साथ साथ सुनने का भी मजा लेते हैं नाटक में। तो कैसा काव्य है? तो दृश्य भी देख रहे हैं और श्रव्य भी कर रहे हैं, अर्थात दोनों। तो दोनों क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग। चलिए अब आपके सामने फिर से एक काव्यांश आ रहा है। इस काव्यांश को क्या करना है, बढ़िया से पढ़ना है आपको और फिर उत्तर देना है इसका कि यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संभव, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत सतपंथ, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को दंडता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्मा अभूत इसको भी शक्ति दे दो, ठीक है। इस काव्यांश को पढ़ने के बाद आपके सामने यह प्रश्न आता है, प्रश्न आ रहा है क्या कि क्या है कि यहां देखिए कि उपरोक्त पंक्तियों के कवि कौन है। ये जो उपरोक्त पंक्ति आपने काव्यांश का पढ़ा, इस पंक्ति के कवि कौन है? अज्ञेय जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, या निराला जी हैं, या महादेवी वर्मा जी हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि इस पंक्ति का जो लेखक कवि हैं वो अज्ञेय जी हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि दीप किसका प्रतीक है? समाज का, व्यक्ति का, ब्रह्मा का, या इनमें से सभी? मेरे प्यारे बच्चों आपने ये काव्यांश को पढ़ा होगा। तो दीप यहाँ पर जो है न समाज का है न ब्रह्मा का है, इनमें से सभी व्यक्ति का प्रतीक है दीप, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि समाज के साथ अतरंग संबंध स्थापित होने पर मनुष्य क्या करता है? शक्ति संपन्न बनेगा, खोखला होगा, या कमजोर होगा? इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, वो खोखला हो जाएगा भीतर भीतर में, ठीक है। चलिए अगला क्या होगा कि जीवन कामधेनु, देखिए ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बढ़िया से देखो इसे कि जीवन कामधेनु में कौन सा अलंकार है? तो मेरे प्यारे बच्चों जीवन कामधेनु के समान है, यानी अर्थात जीवन जो कामधेनु है वह रूपक अलंकार है। क्या अलंकार है? ये रूपक अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बनारस शीर्षक कविता में दशाश्वमेघ घाट जो है, दशाश्वमेघ घाट जो है पर पड़े अंतिम पत्थर की स्थिति क्या है? तो वह सख्त हो गया है, वो खुरदरा हो गया है, चमक चल गई है, या मुलायम हो गया है? तो वो क्या हो गया है? समय के साथ खुरदरा हो गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, सुविधा होगी देखने में पढ़ने में। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्कंदगुप्त कौन था? स्कंदगुप्त कौन था? गुप्त वंश का सम्राट था, साधारण व्यक्ति थे, या शहर निवासी थे, या पहलवान थे? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के सम्राट थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त वंश का सम्राट। चलिए अगला देखते हैं कि विद्यापति की पदावली, विद्यापति की पदावली किस भाषा में रचित है? अब देखिए यहां पर जो है आपके सामने दिखाई मिल रहा है क्या? ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गलत होना चाहिए, गलत है। यहां पर होना चाहिए था कि विद्यापति की पदावली किस भाषा में रचित नहीं है, यहां जो होगा रचित नहीं है। अब बोलिए सर कैसे?
तो यहां मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, विद्यापति की पदावली जो है वो संस्कृत में भी भाषा में रचित है, मैथिली में भी है, अवहट्ट में भी है, अपभ्रंश में नहीं है। यानी जब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, अगर नहीं को मिटा दें तो आपसे पूछा जा रहा है कि विद्यापति की पदावली किस भाषा में रचित है, तो ये तीनों भाषा में है, और यहां पर चौथा ऑप्शन दिया नहीं है कि इनमें से सभी। तो प्रश्न क्या हो जाएगा कि विद्यापति की पदावली किस भाषा में रचित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अपभ्रंश भाषा में रचित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपभ्रंश। लेकिन क्वेश्चन अगर नहीं है तो इसको मारना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि 12मासा किस प्रबंध का काव्य अंश है। तो 12मासा जो है यह किस काव्य से लिया गया है, नागमती से, मानस से, जायसी ग्रंथ से या पद्मावत से। तो मेरे प्यारे बच्चों 12मासा जो है इस प्रबंध का काव्य का अंश है पद्मावत का। पद्मावत जो काव्य है उसका अंश है 12मासा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ढाक के जंगल का क्या अर्थ है। बहुत ही सरल और समझने वाली विचार करने वाला प्रश्न है आपके सामने, इजीली मार सकते हो कि ढाक के जंगल का अर्थ क्या है। अभी देखो ढाक के कितने सारे फूल खिले हैं, अर्थात क्या, पलाश के फूल होली के समय नजर आ रहा है आपको चारों ओर। तो कनेर का जंगल, पलाश का जंगल, घना जंगल, सुंदर जंगल। तो ढाक के जंगल का अर्थ होता है पलाश का जंगल, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है। चलिए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 तक के लिए सही विकल्प का चयन करते हैं। तो कि जन्म भर के साथी की चुनावट मिट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुने हुए मिट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों है। लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मिट्टी और आग के ढेलों, मंगल और शनिश्चर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब भरोसा करना क्यों अच्छा है, हैं? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है कवि। अब देखिए पहला प्रश्न है कि उपरोक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो क्या घड़ी के पुर्जे, ढेले चुन लो, चार हाथ या साझा। तो मेरे प्यारे बच्चों उपरोक्त गद्यांश को ढेले चुन लो पाठ से लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए कि ढेले चुन लो शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ढेले चुन लो शीर्षक पाठ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र सुंब, महादेवी वर्मा या राम वृक्ष बेनीपुरी। मेरे प्यारे बच्चों ढेले चुन लो शीर्षक पाठ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि ढेले चुनकर क्या किया जाता है। ढेले चुनकर विवाह किया जाता है, पढ़ाई की जाती है, खेती की जाती है, इनमें से सभी। तो इसमें जो इस पाठ में जिक्र हुआ है कि ढेले चुनकर अपना जीवन साथी को चुनता है, अर्थात यहाँ पर क्या है, विवाह की जाती है, ठीक है, विवाह किया जाता है। ढेले चुनना था, ढेले चुनना क्या था, अंधविश्वास, अत्याचार, परंपरा, इनमें से सभी। तो एक प्रकार से ढेले चुनना अंधविश्वास का पात्र था, अंधविश्वास है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि संवदिया किन की रचना है। तो संवदिया फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है कि प्रेमचंद जी का है कि जयशंकर प्रसाद का है कि ममता कालिया का है। तो मेरे प्यारे बच्चों संवदिया जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी का लेखना है कि नहीं, रचना है उसका। चलिए अगला देखते हैं कि प्रेमधन जी किसे भाषा मानते थे। देखिए प्रेम बाह्य को, नागरी को, खरोष्ठी को या इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों ये जो है यहाँ पर प्रेमधन जी ब्रज भाषा में कविता को अपना भाषा मानते हैं, जबकि यहाँ पर कोई ब्रज भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इनमें से कोई नहीं जो है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ना नागरी को होगा, ना बाह्य को होगा, ना खरोष्ठी को होगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर कि इनमें से कोई नहीं। प्रेमधन जी की किसे भाषा मानते थे, है कि नहीं, ब्रज भाषा के कविता को वो भाषा रूप में मानते थे। अब देखिए अगला प्रश्न, चलिए उठा लेते थोड़ा सा। अगला प्रश्न क्या है
कि संवदिया का क्या कार्य होता है। संवदिया का क्या कार्य होता है? कि लोगों की समस्या का समाधान करना, लोगों के संदेश को ले जाना, चिट्ठियां बांटना, गांव की चिट्ठियां पढ़ना। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जो संवदिया है वो उनका काम है, क्या है कि लोगों के संदेश को ले जाना, है कि नहीं। संवदिया संवाद को लेके जाना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि हरगोविंद ने बहुरिया को कहाँ की लक्ष्मी बताया। हरगोविंद ने बहुरिया को कहाँ का लक्ष्मी बताया, बताइए। घर की, शहर की, गांव की, हवेली की। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर, गांव की। कि हरगोविंद ने बहुरिया को गांव की लक्ष्मी बताया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंगरौली का नाम किस पर्वतमाला से निकला है। सिंगरौली का जो है पर्वत किस पर्वतमाला से निकला है, तो विंध्याचल से, ठीक है, एमपी। दूसरा देवदास कहानी की नायिका कौन है। पारो है, सुषमा है, ममता है या संभव है। तो दूसरा जो देवदास है उस कहानी की नायिका है पारो, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क, पारो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए आपके सामने प्रश्न है कि कुतज के रचनाकार कौन है। कुतज के रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामविलास शर्मा जी या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा कि कुतज के रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मधुआ, ये देखिए मधुआ सूरदास का कौन था, भाई था, पिता था, पुत्र था या चाचा था। तो मेरे प्यारे बच्चों मधुआ जो है वो सूरदास का पुत्र था, क्या था, पुत्र था। अगला और अंतिम प्रश्न ये है कि विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा रचित कौन सी कहानी है। विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा रचित कौन सी कहानी है। एक कहानी यह भी, आज का अतीत, अजीत अतीत, बिस्कोहर की माटी या जूठन। तो मेरे प्यारे बच्चों विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा रचित जो कहानी है वह बिस्कोहर की माटी है। वे इस पर जिक्र करते हैं कि गांव के माटी, अपना समाज, अपना जो है किस तरीके से उन्होंने जीवन यापन किया उसके बारे में पूरे डिटेल में बताया गया है। तो विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा रचित क्या हो जाएगा, बिस्कोहर की माटी के बारे में, है कि नहीं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये सारे मॉडल प्रश्न पत्र जो दिया हुआ है ये 1 से लेकर 40 तक बहुत ही वीवीआई होने वाला है और इससे ही 80 से 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आप क्या करो, इसको घर में फिर से एक बार अपने से रिवाइज करने का कोशिश करो और साथ में हर एक क्वेश्चन को करते चले जाओ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके एग्जाम में एक अच्छे अंक ले आओगे, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।